हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस सिक्स सीरीज में देखेंगे एप्टीट्यूड का नेक्स्ट भाग। पिछले भाग में हमने समझा था फंडामेंटल वैल्यूज, एक सिविल सर्वेंट के अंदर कौन कौन से वैल्यूज होने चाहिए, ये पिछले भाग में हमने समझा था। आज हम समझेंगे इंटीग्रिटी, इम्पेरिटी और नॉन पार्टनरशिप और ऑब्जेक्टिविटी, इन सब में डिफरेंट क्या है, इन सबको समझने का हम आज प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सीरीज। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि सत्यनिष्ठा होती क्या है। इससे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होता है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गया है, आप यहाँ देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और गैर पक्षपात एवं विषय निष्पक्षता एक दूसरे से कैसे भिन्न है, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। इंग्लिश में इसको पढ़ देते हैं। हाउ डू द टर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी, इम्पेरिटी, नॉन पार्टनरशिप एंड ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पे हमेशा सुटेबल एग्जाम्पल पूछता है। हमने इस बार में सुधार किया है थोड़ा सा। पिछले बार हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कस करते करते ऐसे भी उदाहरण हम दे लेते थे जिन उदाहरणों का हमारे एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। आज प्रयास करेंगे, पहला ये सुधारेंगे कि हम कोशिश करेंगे उन एग्जाम्पल को लें जो हमारे एग्जाम में आंसर लिखते समय क्लिक करें और उनका उपयोग कर पाएँ। फालतू के एग्जाम्पल का हम उपयोग नहीं करेंगे। आज कोई भी ऐसे उदाहरण का उपयोग नहीं करेंगे जिसका हम उत्तर में उपयोग ना कर पाएँ। तो पहले हम समझते हैं निष्पक्षता क्या होता है। तो निष्पक्षता का मतलब समझिए सीधे। सब कुछ मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, और आप घर पे अपने अपने लिए पानी मंगवा रहे हैं अपनी मम्मी से, मतलब अन्य लोगों से। अपने काम खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं आप कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। घर पे अपने खुद तो व्यक्तिगत रूप से दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है, आपकी निष्पक्षता कहीं ना कहीं दुविधापूर्ण है। तो यही चीज़ है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं, सब में एक संबंध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो कह रहे हैं वो अलग हो, जो कर रहे हैं वो अलग हो, उन सब में डिफरेंट नहीं होना चाहिए। वो सब समझें, उसके पहले हम इंटीग्रिटी समझिए यहाँ पे कि इंटीग्रिटी क्या होता है, फिर सीक्वेंस से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटीग्रिटी समझिए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि सत्यनिष्ठा। जैसे कि आप मान लीजिए कि नैतिक सिद्धांत समान हों, उनके सही तरीके से मानते हों, समान परिस्थितियों में एक ही तरह से व्यवहार करते हो। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप बोलते हैं मैं 24 घंटा पढ़ता हूँ। 10 लोगों के सामने आपने ये चीज़ बोला, लेकिन जैसे ही अकेले पढ़े तो आप 24 घंटा घट के सिर्फ 4 घंटा हो गया। ये चीज़ 4 घंटे आपने पढ़ा, बाकी 20 घंटे आपने वैसे ही गवा दिए। ये क्या होगा, आपकी इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। मतलब आप जो बोले वो किए नहीं। इंटीग्रिटी का मतलब बस इतना होता है कि मानक जो है उसको उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से काम करना। जैसे कि आप मान लीजिए एक सिविल सर्वेंट है और दो तरह की पार्टी आई। एक पार्टी आई जो करंट में शासन में है, एक पार्टी फ्यूचर में होने वाली है। दोनों लोगों ने काम किया है। जो करंट में उसने बोला आपको प्रमोशन देंगे, दूसरे ने बोला कि आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छे तरीके से काम करना। आप एक ऐसे ऑफिसर हैं जो कभी भी करप्शन नहीं करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप किसी की भी बातें ना सुनिए, आप अपनी ड्यूटी को निभाइए। अगर आप अपनी ड्यूटी को निभाते हैं तो आपकी इंटीग्रिटी बिल्कुल सही है, आप सत्यनिष्ठ हैं। तो ये चीज़ हो गई। आप देखेंगे कि इंटीग्रिटी हमारे, जब हम यहाँ से जाते हैं लवासना, तो वहाँ पे भी इसकी काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है इन सब चीज़ों की। ये सिविल सर्वेंट के अन्य हम जो लोगों ने देखा था फंडामेंटल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट, उनसे ये काफ़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये आपके विचारों, भाषा, मतलब जो आप बोल रहे हैं, वो जो आप कर रहे हैं, और जो इस सब में सुसंगत होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए इन सबसे। इसीलिए इंटीग्रिटी उन सारे वैल्यूज से डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि हम सोचते जो हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इन सब में एक सुसंगत व्यवस्थित होना चाहिए, अंतर नहीं डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि हम जिस दिन शासन में आएंगे उस दिन शासन में बहुत सारा बदलाव लाएंगे, लेकिन जैसे ही गए तो हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे थे कि जाएंगे बदलेंगे, कह भी रहे थे, लेकिन कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यही तो है। अगर हम कर भी रहे हैं तो हमारी इंटीग्रिटी अभी भी बरकरार है। बढ़िया से इंटीग्रिटी, हम अपने जो कहते हैं, जो कर रहे हैं और जो बोले थे, ये सारे सुसंगत है, एक दूसरे से मिला जुला हुआ है। मतलब इसको समान तरीके से दूसरे तरीके से समझें। जब कोई नहीं दिखता आपको, वही एग्जाम्पल हमने बताया कि जैसे कि आपके वहाँ जब ऑफिसर जांच करने के लिए आए तो आप काफ़ी सीरियस होकर काम करना शुरू कर दिए। जैसे कि कोई जांच करने वाला अधिकारी, आपसे सुपर सीनियर ऑफिसर आपके वहाँ जांच करने का है, आपने उसको बहुत बढ़िया से काम किया उस समय। तो वही काम अब वो ऑफिसर जब चला जाए तो भी होना चाहिए, तो वो इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अखंडता का सरल उदाहरण ले लीजिए। यूँ समझिए दूसरे तरीके से। आप एक दुकानदार है, उस सब्जी बेचता है, और एक आंटी जी आई, उसके वहाँ सब्जी लेने आई, लेकिन वो पैसे पे करके सब्जी लेना भूल गई। अब आंटी जी घर पे पहुंची तो पता चला उनको कुछ सब्जी मिसिंग है, मतलब उस दुकान पे ही छूट गया। अब आंटी जी अगर दोबारा गई उस दुकान पे, उस सब्जी वाले ने उसी सब्जी के लिए दोबारा उनसे पैसे ले लिए, तो उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है। लेकिन अगर उसने दे दिए उस पैसे को, तो क्या हुआ, उसकी इंटीग्रिटी बिल्कुल सत्य है, सही है, मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है।
हमने समझा था पिछले वीडियो में कि इंटीग्रिटी से क्या बेनिफिट होते हैं, फंडामेंटल वैल्यूज से क्या बेनिफिट होता है। अगर एक सामान्य व्यक्ति में भी वो सारे वैल्यूज हों तो उसको क्या लाभ होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं, ये सारे हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था, तो यहाँ उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब निष्पक्षता को थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे। तो निष्पक्षता का मतलब क्या होता है कि जैसे कि गैर तरफदारी, मतलब किसी से भी तरफदारी ना करिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इसको भी थोड़ा सा समझ लिया था, लेकिन हाँ अब मतलब आंसर लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग समझिए। आप इस तरीके के फ्रेम में लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा इंटीग्रिटी में कि इसका अर्थ है कि विचारों, भाषण और कार्रवाई में ईमानदारी और सुसंगत होना चाहिए। इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं आप आंसर में। जैसे कि यहाँ पे मानकों का समान होना, मतलब नैतिक सिद्धांतों को अपनाना। दूसरा यहाँ पे आप जो सोचते हैं, हम जो कहते हैं और जो अपनाते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं अपने आंसर में। इन सारी चीज़ों को हमने एक जगह इसलिए ऑर्गेनाइज कर दिया है ताकि आंसर लिखने में हमें आसानी रहे। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम निष्पक्षता की बात करें, निष्पक्षता का मतलब होता है कि लोक सेवक की व्यक्तिगत मान्यताएं, मतलब मैं क्या सोचता हूँ किसी चीज़ को लेकर के, ये चीज़ें हम कि मैं क्या किस चीज़ को वरीयता देता हूँ, ये चीज़ें, या फिर अन्य नौकरों की मतलब दूसरे चीज़ों को लेकर के हम क्या कैसे विचार रखते हैं, इन सबसे अलग होकर के जो होना चाहिए उस चीज़ को मैं करता हूँ, तो निष्पक्षता है। मतलब सपोज मान लीजिए, छोड़िए ये सब चीज़ें, दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। मुझे अपॉइंट किया गया इंटरव्यू पैनल में, सपोज मान लेता हूँ कि मुझे अपॉइंट किया गया इंटरव्यू पैनल में, और मैं क्या करता हूँ कि मुझे मतलब यूँ समझ गे से नफरत है, ऐसे कह लेता हूँ, गे से नफरत है, और मैं हमेशा वरीयता देता हूँ मेल या फीमेल को, लेकिन गे को या फिर ट्रांसजेंडर को वरीयता नहीं देता हूँ। तो अब ऐसे में क्या होगा, मैं अगर उस इंटरव्यू पैनल में गया और अपने मतलब जो पूर्व धारणा है उसको लेकर के ग्रसित रहा उससे, तो मैं बहुत बढ़िया इंटरव्यूअर नहीं बन सकता, क्योंकि मैं बहुत अच्छे लोगों का चयन नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, निष्पक्ष होकर के वहाँ पे इंटरव्यू लेना पड़ेगा। मेरे नॉलेज जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया पर अगर काम करता हूँ तो मैं बहुत परफेक्ट काम कर लूँ। वही चीज़ को समझिए यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि आप व्यक्तिगत मान्यताओं, वरीयताओं या फिर जो भी आपकी पहचान है, परवाह किए बिना इन सबके आप काम करते हैं तो आप बहुत बढ़िया से काम कर लेंगे। जैसे कि सरकार क्या करती है, सरकार आपसे यही तो उम्मीद करती है कि आप निष्पक्ष होकर के जनता की सेवा करेंगे, लोगों के बीच उनसे किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, उनसे व्यवहार करेंगे, मतलब निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। यूँ समझिए दूसरे तरीके से इसको, किसी को भी मतलब वृद्ध हो या फिर किसी भी एकदम बुजुर्ग हो या फिर वीआईपी गाड़ी में आए, सबके साथ एक तरह का ट्रीट करेंगे। ये नहीं कि मतलब वीआईपी गाड़ी में आए तो उनके साथ अलग ट्रीटमेंट, नॉर्मल आए तो उसके साथ अलग ट्रीटमेंट, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट है, सभी लोगों को बराबर अधिकार देने का आपका कर्तव्य है कि आप सबको एक तरीके से ट्रीट करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको आपकी निष्पक्षता बिल्कुल सही है, इम्पार्शियल होकर के आप काम कर रहे हैं, किसी तरफ किसी पक्ष में झुके नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप अच्छी गाड़ी दे करके उसके ऊपर झुक गए, आप निष्पक्ष होकर के काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप एग्जाम्पल में लिखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आंसर। अब देखिए निष्पक्षता का तात्पर्य क्या होता है और इसका संयम क्या होता है। विशेष राजनीतिक या धार्मिक से आप संबंध रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी राजनीतिक पक्ष में झुके हुए हैं या फिर धार्मिक पक्ष में झुके हुए हैं, तो आपके जो निर्णय होंगे उसमें भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि मान लीजिए कुछ पार्टी हैं, सॉरी मैंने पार्टी बोल दिया, पार्टी हैं, उनको लेकर के क्या होगा, आप उनके पार्टी वाले आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरे पार्टी वाले आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरफ आप झुके रहेंगे उनकी तरफ उतनी उचित कार्रवाई नहीं करेंगे जितना कि दूसरे पक्ष की तरफ करेंगे। भले ही दूसरा पक्ष थोड़ा कम आतंक मचा रहा हो, लेकिन आप उसकी तरफ ज़्यादा रहेंगे, तो आपका जो निर्णय होगा वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं होगा। तो निष्पक्ष होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले तो सहिष्णु रहिए। सहिष्णु क्यों रहेंगे, सहिष्णु इसलिए रहेंगे कि हो सकता हो कि आपके ऊपर दबाव आए, जो करंट में सरकार है उसका दबाव आए, अगर आप सहिष्णु सह लेंगे उस समय, बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप निष्पक्षता के रूप से काम भी करेंगे। अगर सहिष्णु हैं तो राजनीतिक और धार्मिक रूप से सहिष्णु हैं तो बहुत बढ़िया से काम कर लेंगे। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि सहिष्णुता का अर्थ है कि राजनीतिक रूप से या फिर धार्मिक रूप से आप इन सबसे अलग होकर निष्पक्ष होकर सोचिए। और दूसरी चीज़ यहाँ समझें तो समान अर्थ में देखें तो पूर्वाग्रह को सुनिश्चित करना, मतलब समानता सुनिश्चित करना। जैसे कि आप पहले पूर्व धारणा से जो चीज़ दर्शित है उनसे बाहर निकल करके काम करिए। तो इन सारी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं उत्तर में लिख सकते हैं। जैसे कि एक अदालत के मामले में न्यायाधीश की प्रकृति क्या होती है, उसकी प्रकृति यही होती है कि निर्णय करते समय निष्पक्ष होकर के निर्णय करें, किसी एक पार्टी की तरफ झुका न रहे। और दूसरा, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई केस आता है तो जज क्या करता है, उस मामले से खुद ही हट जाता है, वो सुनवाई नहीं करता है क्योंकि उससे संबंधित है। अब यहाँ पे उसका क्या हो गया कि यहाँ पे उसके खुद के जो व्यक्तिगत होता है, यूँ दूसरे तरीके से समझिए कि कंट्रोवर्सी हो जाएगा, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में वो निर्णय सही नहीं दे पाएगा। जैसे कि किसी जज के बच्चे ने, उसके लड़के ने केस मामला कोई कर दिया, कोई दंगा कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जज खुद सुनवाई करेगा, तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे की तरफ झुका रहेगा। वैसे ही अगर कोई अपॉइंटमेंट में आप हैं, शामिल हैं और भी हेड हैं उस चीज़ के, तो आपके अगर कोई करीबी वहाँ पे आ रहा है तो आप उससे अगर अपने खुद को अलग कर लेते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं निष्पक्षता है, आप निष्पक्ष होकर के अलग हो गए, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुकाव आ जाता है। अगर नहीं भी आए तो भी लोगों को लगता है कि झुकाव आ गया। अब या तो देखिए दो मामला हो जाता है, अगर आप निष्पक्ष नहीं रह पाएँ तो आप अगर उसको चयन करते हैं तो भी दबाव रहता है आपके ऊपर। अगर मैंने उसकी क्वालिटी के, उसके नॉलेज के हिसाब से भी चयन कर लिया तो भी जनता यही कहेगी कि इसने कहीं ना कहीं तरफदारी की है। तो सबसे अच्छा तरीका ये तो उससे सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। क्यों अलग हो जाना, क्योंकि अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं, उसके नॉलेज है, उसकी एलिजिबिलिटी है फिर भी, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।
और अगर ऐसे करते हैं तो सोसाइटी कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल उठाती है। तो दोनों के बीच का संतुलन यही है कि आप हट जाइए, किसी ऐसे व्यक्ति को रखिए जिस पे आपको ट्रस्ट, वो सही तरीके से निर्णय देगा, और वो उस व्यक्ति को ये भी ना पता हो कि ये जो सामने वाला है जिसका वो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपके कोई करीबी है। तो ऐसे आप निष्पक्षता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल इनमें से लगा के आंसर को उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। अगर अन्य भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका भी आंसर लिख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए, कुछ अलग तरीके से देखें तो यूँ समझिए, यहाँ पे वही चीज़ निष्पक्षता की ही बातें दी हुई हैं। तो इसको समझिए, देखिए, पेशेवर निर्णय में समझौता नहीं करते हैं। मतलब इसको सीधे की पॉइंट बस याद रखिएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि दुकानदार हैं, आपका बिजनेस करना क्या है, आपका बिजनेस यही है कि आप हमेशा लाभ को अपने केंद्र में रखेंगे। ये नहीं कि कोई करीबी आ गया तो मैं अपना लाभ भूल जाऊंगा और वैसे कर दूंगा, तो मतलब मुफ्त में उसको देने लगूंगा, अपने जो कास्ट प्राइस उस पर देने लगूंगा। तो ऐसे में अब क्या हुआ, आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को लेकर निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे। ऐसे में निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस एक समय बाद लॉस में जाने लगेगा। वैसे ही आप ऑफिसर हैं और निष्पक्ष नहीं हैं तो आप एक अच्छे ऑफिसर कभी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत तरीके से काम कर रहे हैं। अगर किसी तरफ झुक के या फिर समाज के सबसे उच्च वर्ग की तरफ झुक करके काम करेंगे तो गरीब लोग वंचित ही रह जाएंगे अपनी सुविधाओं से, या फिर पूर्वाग्रह, हितों के टकराव, या फिर दूसरों के अनुचित प्रभाव से, मतलब इन सब से हट जाएंगे। प्रोफेशनल जजमेंट कर देंगे। प्रोफेशनल जजमेंट मतलब यही होता है ना कि हम अपने जो पूर्वाग्रह है उससे हट जाएंगे, हट के, या फिर हितों के टकराव के मामले में भी अलग हो जाएंगे, दूसरों के अनुचित प्रभाव से भी खुद को अलग कर लेंगे। मतलब ऐसा ना हो कि जो हमने एग्जांपल दिया था कि आपके कोई करीबी हो, इंटरव्यू पैनल में आप हो, वो वाला मामला आप यहाँ पे ले सकते हैं, दूसरों को अनुचित लाभ भी ना मिल जाए, उनको अनुचित नुकसान भी ना हो। ये चीज़ें प्रोफेशनल जजमेंट जरूरी है इसके लिए, किसके लिए, निष्पक्षता के लिए, इम्पैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बाकी सारी वही चीज़ें हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि अनुचित कारणों से किसी व्यक्ति को दूसरों को लाभ दे पहुंचा दिए। बाकी जो हमने वही समझा वही चीज़ इस पेज पे भी लिखा हुआ है। इसको पहले पेज पे होना चाहिए था लेकिन गलती से इस पेज पे आ गया। अब देखिए, नॉन पार्टनरशिप क्या होता है, गैर पक्षपात। नॉन पार्टनरशिप को सामान्य अर्थों में समझिए तो प्रतिबद्ध होना, सुनिश्चित होना, किसके लिए, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए या फिर किसी अन्य मतलब सरकार के किसी अन्य चीज व्यक्ति के प्रति अपना जो होता है दोनों के प्रति किसी का पक्षपात न लेना। मतलब समझिए, ऐसा हो कि जो हमने पहले में एग्जांपल समझा था कि सरकार के गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं, जो हेड हैं, मतलब यूँ से सीनियर, उन्होंने बोला कि आपको हम प्रमोशन करवा देंगे। तो ये क्या हुआ, या फिर यूँ से दूसरे तरीके से इसको लीजिए, जो भी आपके पास केस आया, मान लीजिए IPS हैं और आपके पास कोई मामला आया और वहाँ पे पता चला जिनका मामला है वो किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, तो आप यहाँ पे तरफदारी लेंगे कि आप मेरा प्रमोशन हो जाए, तो ऐसे में तो गलत हो जाएगा ना। तो यही यहाँ पे चीज़ है कि आप प्रतिबद्धता सुनिश्चित कीजिए कि आपकी प्रतिबद्धता ये है कि आप प्रोफेशनल जजमेंट दें, किसी की पक्षपात ना करें। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर अपने उत्तर में एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा उत्तर, बहुत बढ़िया से आंसर आएगा। देश के संविधान के प्रति जिम्मेदार हैं आप। ये तो आप जब ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो भी आपको संविधान के प्रति जिम्मेदारी होना चाहिए और आप अपने कर्तव्यों का बढ़िया से पालन करें। ये इसको कैसे पालन कर पाएंगे, जब आप प्रतिबद्ध रहेंगे तो ऐसा ना हो झुकाव रहे किसी एक तरफ। तो फिर PM किसान योजना की तरह से, PM किसान योजना के अमीर लोग कैसे फ़ायदा उठा पाएँ? सिंपल सी बात है, ऐसे ही तो उठा पाएँ जब उनका कनेक्शन जुगाड़ ऑफिसर लोगों से उच्च पद पे है, तो वो क्या करेंगे, उनका आसानी से काम हो जाता है। तो ऐसे में गरीब वंचित जो रहेंगे वो तो वंचित ही रह जाएंगे ना, समाज में असमानता आ जाएगी। तो अब ये सारी चीज़ें ना हो, संविधान का आप पालन करें, तो इसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी जरूरी है, किसी का पक्ष ना ले। दूसरे तरीके से इसको समझिए, सिंपल सा और भी आसान लैंग्वेज में समझिए, जिसको आप उत्तर में तो नहीं लिख पाएंगे लेकिन समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा, आप उसको कहीं भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे कि मीडिया मान लीजिए कोई है, अब मीडिया क्या करती है, मीडिया का एग्जांपल दे सकते हैं, आप उत्तर में लिख पाएंगे लेकिन ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा, छोटा सा। मीडिया मान लीजिए कि किसी की छवि बना भी सकती है, किसी की छवि खराब भी कर सकती है। ये कैसे कर सकती है आप बताइए? अचानक आपके नाम का कोई ऐसा खबर छाप दी जिससे आपकी छवि बहुत, मतलब आपको लोग हे नज़र से देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ आप हे नज़र के लायक थे, आप इतने बड़े गए गुजरे हैं, फिर भी आपको मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखाने लगी। तो मीडिया अगर अपने ये ऐसे काम करने लगे पैसे लेकर के, लाभ के लिए, TRP के लिए, तो क्या कर रही है, गैर निष्पक्ष हो गई है। मतलब उसकी निष्पक्षता कहीं ना कहीं संदेहपूर्ण है। तो ऐसे समझ सकते हैं, इसको भी एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से इसको एग्जांपल दे सकते हैं। अगर UPSC में सारे उच्च वर्ग के ही आ गए तो क्या होगा कि उच्च वर्ग के ही बच्चे सारे ज्वाइन करेंगे, यही लोग ही सरकार चलाएंगे, यही लोग ही उच्च पदों पर नियुक्त होंगे। तो ऐसे में होगा क्या कि सारे गवर्नमेंट के सारे उच्च पद या फिर सारे अच्छे लाभ, मतलब जो भी चीज़ें हैं, ये तो यही लोग पाएंगे, तो समाज 2 वर्गों में बढ़ जाएगा ना, एक तो उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो गैर निष्पक्षता बहुत जरूरी होता है एक सिविल सर्वेंट के लिए, या फिर हर ऑफिसर के लिए, जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं उन सबके लिए आवश्यक है वो गैर निष्पक्ष होकर के काम करें। जैसे कि सरकार जब भी सत्ता में आती है तो आप लोगों ने देखा होगा, जब चुनाव रहता है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी से खूब सारा विरोध करती है, लेकिन जैसे ही नेशनल बात आती है, मतलब राष्ट्र की बात आती है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनको ज़रूरी है, उनका एक कर्तव्य है कि वो, उन्होंने शपथ ले रखा है और वो जानते हैं कि अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वो मिलजुल के काम करती हैं। तो उनका प्रतिबद्ध होती हैं कि राष्ट्र का बस हित होना चाहिए, राष्ट्र हित में सब कुछ जायज़ है।
तो यही चीज़ें आपको संविधान के प्रति जिम्मेदारी किससे काम करना चाहिए। तो गैर पक्षपात ये दर्शाता है कि किसी अधिकारी को किसी राजनीति के पक्ष में या उसके डर के बिना अपने काम को करते हैं या नहीं करते हैं, तो ही हम समझें। आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे सारे पॉइंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इसको आप उत्तर में लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, अच्छा लगेगा। जैसे कि अगला समझिए, गैर पक्षपात सेवा मतलब अखंडता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं या संस्थाओं को मजबूत करना। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं को मजबूत करने का मतलब क्या है। अब जैसे कि आप हैदराबाद कांड को ले सकते हैं। हैदराबाद में क्या किया गया था, वहाँ पे रेप जो विक्टिम था उसको बिना कोर्ट पहुँचाए डायरेक्ट पुलिस वालों ने शूट कर दिया। ये क्या चीज़ कह रहा है कि संस्थाओं को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है ना। अब मतलब पुलिस व्यवस्था क्या सुप्रीम मतलब न्यायालय से ऊपर हो गई, ये कमज़ोर कर रही है। तो आप जब जाएंगे तो आपका यही चीज़ है कि आप ना किसी विक्टिम के प्रति या फिर अन्य के प्रति आप झुकाव ना रखें, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पालन करेंगे, तो ये निष्पक्षता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब इसको देख सकते हैं कि मुख्य धारा में संचार मीडिया, उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, मीडिया को समाज में स्वायत्ता स्वतंत्र मीडिया के रूप में देखा जाता है। एक प्रशासक द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में स्वायत्ता को खत्म करने की कोई भी सिस्टम सही नहीं है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मतलब मान लीजिए कि आप ऑफिसर हैं और मीडिया की स्वायत्ता को आप दबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया किसी नेता का, आप लोगों को पता होगा कि हमारे वहाँ लिखा गया है क्या बोलते हैं इसको, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। और यहाँ पे अभी जल्दी ही रिफॉर्म हुआ है कि कोई भी नेता है उसकी पूरी प्रॉपर्टी कितनी है, उसके कितने भी केस चल रहे हैं, ये सारे मामले एक बार न्यूज़पेपर में छपता है, क्षेत्रीय न्यूज़पेपर में। और उस नेता ने आपसे बता दिया कि इस मीडिया वाले ने मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करके छाप दिया है, आप इसके प्रति कोई कार्रवाई करिए। आप क्षेत्रीय मतलब ऑफिसर हैं, आपने उसके ऊपर कार्रवाई किया, तो ये तो अनुचित है ना, उसकी स्वतंत्रता पे दबाव डालना तो ये अनुचित है। तो आप इस एग्जाम्पल को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देते समय एक लाइन में दे लीजिएगा तो ज़्यादा परफेक्ट आंसर होगा। अब ऑब्जेक्टिविटी को समझिए क्या होता है। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता ऐसी स्थिति होती है जैसे कि गुणवत्ता का सही होना या किसी की भावना या पूर्वाग्रह, इन सबसे अलग होकर के किसी चीज़ को सही तरीके से बताना स्वतंत्र रूप से। ऐसा ना हो कि वो चीज़ें दबाव में आ गए। जैसे कि मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपके सीनियर बैठे हुए हैं, बीच में यहाँ पे टेबल पे मतलब चाय रखा हुआ है, आप यहाँ सीनियर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, 3-4 लोग हैं सीनियर, वो बस आपको जांच करने के लिए आपसे बोल दिए। वो चारों लोगों ने पहली बार बोला, एक ने कि ये चाय नहीं कॉफ़ी है, बी ने भी बोला चाय नहीं कॉफ़ी है, सी ने भी बोला कॉफ़ी है, डी ने भी बोला, और सभी ने बोला कॉफ़ी है। आपको पता है कि ये चीज़ कॉफ़ी नहीं चाय है। आपकी क्या चीज़ है यहाँ पे, आप कहीं ना कहीं दबाव में आकर के आप भी बोल सकते हैं कि कॉफ़ी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर मतलब पूर्वाग्रह से, इन सब से चीज़ से, पूर्वाग्रह मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कि आपको मानते हैं कि ये लोग इतने समझदार हैं, अगर ये लोग कह रहे हैं कॉफ़ी है तो कॉफ़ी ही होगा। तो आप इनसे बाहर निकल कर सीधे चीज़ें बताइए कि जो चीज़ सही है वही चीज़ मानिए, पूर्वाग्रह में मत रहिए। जो फैक्ट है उसको फैक्ट को रिप्रेजेंट करिए। तो ऑब्जेक्टिविटी यही चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या चीज़ मानते हैं। जैसे कि सार्वजनिक जीवन में इसका मतलब है कि किसी अन्य कारकों के बावजूद स्थिति में लोगों को समान उपचार देना। दूसरे तरीके इसको समझिए कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ ही संसाधन है और लोग ज़्यादा हैं, तो आप उनमें हायरार्की रख सकते हैं कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई मेरा करीबी है लेकिन उसको दे दें, तो उससे बढ़िया है कि आप जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो उसको दीजिए। मतलब एक आपने हम लोग फंडामेंटल वैल्यूज में समझा था हायरार्की, जो ऑर्डर ऑफ हायरार्की, मतलब सारे हमारे जो हायरार्की हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं किसी चीज़ को, तो हमने उसमें ये भी समझा था कि जिसमें ज़्यादा लोगों को ज़्यादा लाभ प्राप्त हो वही डिसीजन हमें लेना चाहिए। हमने फिर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिविल सर्वेंट पढ़ा था, वहाँ पे ये समझा था। अब उसका भी यूटिलाइजेशन यहाँ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी के लिए। अगर जहाँ पे अमूर्त डिसीजन लेना हो, मतलब कोई भी लिखित ना हो, कोई फैक्ट ना हो, तो वहाँ पे हम इस तरीके का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन समानतः यहाँ पे वही काम करना चाहिए जो चीज़ें सही हों, किसी भी तरीके लीगल और यहाँ पर मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू भी हो वही चीज़। ये क्या करता है कि ऑब्जेक्टिविटी ये डिफाइन करता है एक सिविल सर्वेंट को, एक अलाउ करता है कि वो सर्वेंट डिसीजन लें। किस तरीके से लें? मेरिट के आधार पर, ना कि डीमेरिट के। मतलब मेरिट मतलब ये हो गया उसकी एलिजिबिलिटी के आधार पे निष्पक्ष होकर के। हम पिछले वाले में भी एग्जांपल एक समझे थे, उसको भी एग्जांपल यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी को मतलब एक समझ रिलेटिव है, आप इंटरव्यू पैनल में हैं तो उसके मतलब आप निष्पक्ष होकर के निर्णय लीजिए। किसी की सुंदरता या खूबसूरती या फिर उसके अन्य चीज़ों पे मत लीजिए। जो चीज़ एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी को ध्यान रखिए। या फिर कोई ब्लैक, आपको मान लीजिए कि फेयर स्किन पसंद हो और कोई आदमी अगर अनफेयर है मतलब ब्लैक है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके आधार पे उसको रिजेक्ट ना करें, आप उसकी एलिजिबिलिटी के आधार पर मतलब एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, जो भी करना है उनके आधार पर डिसीजन लें। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिए। यहाँ पे अगर दूसरे तरीके से उसको लीजिए, अगर कोई बड़ा दंगा हो गया है तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? आप सारे कंडीशन रखिए अपने पास कि क्या क्या निर्णय ले सकता हूँ मैं। आप उनमें देखिए कि किससे कितना लाभ होगा, किससे कितना नुकसान होगा, इसके आधार पर भी निर्णय ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही होता है कि जो सही हो, परफेक्ट हो। तो मेरिट डीमेरिट आप सबका ले लेंगे, फिर जो परफेक्ट लगेगा उसका निर्णय लेंगे। या फिर अपने किसी सीनियर से एडवाइस ले सकते हैं, या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे ही कर सकते हैं। फिर अपॉइंटमेंट में जो भी चीज़ें हो गए उनको प्रायोरिटी मेरिट को देंगे। आप किसी चीज़ को अगर नियुक्त कर रहे हैं, मतलब
यहाँ पे तो एग्जांपल दिया होगा, आप सिविल सर्वेंट के मतलब मेरिट आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उसकी चीज़ का एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम अन्य चीज़ें भी समझ लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप उसको अपॉइंट करिए किस चीज़ पे, प्रायोरिटी ऑन मेरिट पे, न कि अन्य चीज़ पे। कास्ट बैकग्राउंड कैंडिडेट जो है उसका कास्ट बैकग्राउंड कलर मतलब ये सारे फैक्टर को मत ध्यान रखिए। तो यहाँ पे एग्जांपल यही चीज़ दिया कि अगर आप एक सिविल सर्वेंट के अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं तो आप क्या किस चीज़ पे डिसीजन लेंगे। आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे उसके मेरिट के आधार पे, अन्य चीज़ों पे देखेंगे, उसकी सोच देखेंगे, थिंकिंग देखेंगे, हर सारी चीज़ देख करके फिर तब निर्णय देंगे। उम्मीद है आपको ऑब्जेक्टिविटी भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए कि जो मौलिक मूल्य हैं उनके लाभ क्या होते हैं। पहली बात ये सबसे बढ़िया लाभ होता है उनको कि प्रभावी सिविल सेवक सुनिश्चित होते हैं। ये सारे अगर तीनों मिल मतलब आप जब उत्तर लिखेंगे तो इसका लास्ट फेज में रहेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन में लिखना पड़ेगा। तो उसमें यहाँ लिख सकते हैं कि अगर ये चीज़ें ऑब्जेक्टिविटी इंटीग्रिटी होंगी तो क्या इसके लाभ होंगे एक सिविल सर्वेंट के लिए। तो एक प्रभावी सिविल सेवा सुनिश्चित होगी, उसमें ईमानदार वो रहेगा, निष्पक्ष रहेगा, कुशलता से कार्य करेगा। ये नहीं कि किसी की मतलब उसके अंदर कमजोरी है, वो अपने जूनियर के प्रति डीएम साहब एसडीएम से मिल के काम करवा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होगा, डीएम खुद ही निर्णय लेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे उसकी कुशलता व्यक्त करती है, निष्पक्षता व्यक्त करती है, ईमानदार कितना है। उसके जो जूनियर हैं वो करप्शन में लिप्त हैं तो डीएम साहब भी करप्शन में लिप्त हो जाती है तो सही नहीं है ना। तो आप इन चीज़ों को व्यक्त कीजिएगा। एक प्रभावी सिविल सेवा सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी, निष्पक्षता, कुशल कार्य, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये मूल्य नागरिक और सरकार के बीच विश्वास में कमी के अंतराल को भरते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार क्या करती है, सरकार यही बोलती है ना कि जिस दिन हम आएंगे सरकार से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। क्या सरकार इसके लिए काम करती है? बिल्कुल नहीं करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार इतने सारे वादे करती है लेकिन पूरे नहीं करती है। तो सरकार पर विश्वास तो लोगों को, जनता को रहती नहीं है। तो अब वो जो विश्वास खत्म हो रहा है उसके अंतराल को भरने का काम किसका बच जाता है? प्रशासक का ही तो रहता है कि प्रशासक ऐसा काम करे, थोड़ा सा बढ़िया से काम करे ताकि जनता का विश्वास सरकार में बना रहे। ऐसा ना हो कि सरकार पे लोग भरोसा ही ना करें। तो इस जो कमी है, इसको जो खालीपन भर रहा है विश्वास का, इसको पूर्ण करने का अधिकार किसका होता है, कर्तव्य किसका होता है? और प्रशासक पे आ जाता है। तो इस सारी चीज़ें हो गई। अब इसको देखिए, पर इतने सारे लक्षणों के बावजूद भी प्रशासक प्रणाली काफ़ी कामकाज मूलभूत आवश्यकताओं पर ही निर्भर रहता है। जैसे कि मूलभूत आवश्यकताएं क्या हो गई? मूलभूत आवश्यकता ये हो गई कि आप इंटीग्रिटी में, हमने ये भी समझ लीजिएगा वहाँ पे कि इंटीग्रिटी मतलब आपका 6 नहीं होता है, 10 होता है। 10 से मतलब 6 तक ड्यूटी है तो आप उस बीच में ही काम कीजिए, आके ऑफिस का ही काम कीजिए, अपना काम ना कीजिए। तो वो भी चीज़ें इंटीग्रिटी में आप जोड़ सकते हैं, समझ लीजिएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चीज़ें देखिए कि ये मूलभूत जो मूल्य हैं प्रशासक के, उसको वैधता प्रदान करते हैं। किस तरह की वैधता प्रदान करते हैं कि उसने जो निर्णय लिया था, सही निर्णय लिया है, तो उसको किसी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। अगर आएंगी भी तो निष्पक्ष होकर के आराम से सारी चीज़ें बताएगा, सॉल्व भी हो जाएंगी। थोड़ी सी समस्या आती हैं, जैसे कि अगर वो असही सूढ़ है व्यक्ति जो भी प्रशासक है, तो उसको क्या होगा, थोड़ी सी समस्याएं तो आएंगी, सबकी आएंगी। सिंपल सी बात है, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो समस्याएं तो आएंगी। लेकिन उनको अब ये नहीं कह सकता कोई कि वो जो किया है उसने अवैध है। वो उनको सारी वैधताएँ मिलती हैं क्योंकि उसने जो भी काम किया ईमानदारी से किया, निष्पक्ष होकर कुशलता से काम किया है, सही तरीके से। सिविल सेवकों के मूल्य के एक समान समूह का पालन करना चाहिए। जैसे फंडामेंटल वैल्यू जो था उन सबका एक साथ पालन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनका पालन किए बिना ही जो निर्णय ले रहे हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी समझा था कि वहाँ पे हायरार्की होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, उनका पालन किए बिना आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो सही नहीं है। दूसरा सब चीज़ें यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे देखिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। सामाजिक का एग्जाम्पल लेते हैं। सामाजिक का एग्जाम्पल कुछ ऐसे लीजिए कि दूरी से आपके डीएम साहब तो जो होंगे तो उसके दूर दराज के लोग तो आएंगे आपके पास। तो आपकी ड्यूटी 6 बजे तक ही है और आपका फंडामेंटल वैल्यूज ये कहता है कि आप इनका जब तक ये लोग का काम खत्म ना हो तब तक आप करिए। तो आप अगर इनको सबका काम निपटा करके सॉल्व कर देते हैं तो ये गरीब बेचारों का तो भला होगा ना। तो ये इनका न्याय प्रदान किया आप। दूसरा राजनीतिक न्याय में यही चीज़ है कि आप कोई भी काम करेंगे, जब ऑफिसर रहेंगे तो कोई भी आप काम करेंगे तो आपके जो भी काम होगा तो अपने नाम से पोस्ट नहीं लगाएंगे, आप अपने ऊपर नहीं लेंगे। और एनोनिमिटी का हमने लिया था, अनम्यता का सिद्धांत पढ़ा था फंडामेंटल वैल्यूज में, तो आपको याद आ रहा हो तो वहाँ पे समझिए कि जो भी आप काम करेंगे तो आप हमेशा राजनेताओं पे थोप देंगे कि वो राजनेता ने के अंतर्गत हुआ। आप कोई भी काम कभी देखेंगे कि कोई डीएम ने करवाया, ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि अनामिका का सिद्धांत हमारे वहाँ लागू होता है। तो उसकी वजह से हम वहाँ पे न्याय करते हैं कि हम अपना नाम नहीं जोड़ेंगे इसके साथ कि हमने ये काम किया। हम यही लगा देते हैं कि सरकार के शासनकाल में हुआ ये काम, कभी भी एक ऑफिसर ये नहीं लगाता है। आर्थिक न्याय में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको मिला है 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये मिले कि यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारना और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। आप इम्प्रूव अपने घर का कर रहे हैं तो ये आर्थिक न्याय है? बिल्कुल भी नहीं है। उसको ऐसे काम यूज करिए, ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि उसमें थोड़ा सा भी करप्शन होने का चांस ना रहे, सही तरीके से हो। अगर आप उन सारी चीज़ों को, सरकार के संसाधनों को जनता तक सही तरीके से पहुंचा रहे हैं तो ये आर्थिक न्याय है। तो आप अगर इन मतलब उन सारे फंडामेंटल वैल्यूज़ का पालन करते हैं तो ये सारी चीज़ सुनिश्चित होती है। क्या होती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय सुनिश्चित होता है। अब देखिए
कि अगर एक व्यक्ति के अंदर ये चीज़ डेवलप करने के लिए यूपीएससी फोर्थ पेपर में कोई जरूरी नहीं एक सिविल सर्वेंट को एग्जाम्पल लेकर पूछे, वहाँ पे व्यक्ति को भी लेकर पूछ सकता है कि एक व्यक्ति में अगर तटस्थता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और नॉन पार्टनरशिप अब मतलब उसके अंदर डेवलप करना हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से तैयार रहिए कि आप किसी बच्चे में ये चीज़ तैयार कर डेवलप करना हो तो आप क्या कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आइडियोलॉजी। अब क्या उसको कभी भी बताएंगे, कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो आप ये ना बताएंगे कि गीता में ये चीज़ लिखा है। आप जब गीता में बताएंगे तो तुरंत बताइए कि वही चीज़ बाइबिल में भी लिखा हुआ है, यही चीज़ कुरान में भी लिखा हुआ है। तो उसके दिमाग में क्या छवि आएगा। अगर आप उसको केवल गीता का एग्जाम्पल देंगे तो उसके दिमाग में यही आएगा, गीता इज़ द बेस्ट। क्यों आएगा, क्योंकि उसको केवल गीता के बारे में ही उसने सुना है, बाइबल के बारे में, कुरान के बारे में, इन सब के बारे में तो सुना नहीं है। जब उसको मल्टी डायमेंशनल पॉइंट देंगे उसको, तो वो कहीं ना कहीं वो तटस्थ होकर के देखेगा, निष्पक्ष होकर के चीज़ों को समझेगा। उसके अंदर वस्तुनिष्ठता आएगी। वस्तुनिष्ठता मतलब वो इन सब के बारे में सोच के सीधा तरीके से किसी के साथ गलत भेदभाव नहीं करेगा, जो सही है उसी का निर्णय लेगा। जैसे कि आप धार्मिक अगर केवल एक धर्म का दे रहे हैं उसको शिक्षा, तो उस जाहिर सी बात है वो दूसरे धर्म से नफरत करना धीरे धीरे शुरू कर देगा। ये किसी भी धर्म में जब आप उसको कट्टर बनाएंगे, कट्टर का एक दूसरा ही रूप होता है कि अति धर्म। अगर किसी को अति धार्मिक बनाएंगे तो कट्टर उसको बनाना जरूर, जाहिर सी बात है। अगर किसी को राष्ट्रवादी बनाना हो तो राष्ट्रवादी बनाने का दूसरा ही तरीका है कि उसको ये तब तक राष्ट्रवादी नहीं बन सकता जब तक वो उसके अंदर कट्टरता ना आए। जब तक कट्टरता नहीं आएगी तब तक वो राष्ट्रवादी बन ही नहीं सकता। बन कैसे सकता है, हमारे वहाँ लोगों की ये थिंकिंग है, बन तो सकता है लेकिन हमारे वहाँ थिंकिंग है कि जब तक हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे तब तक हम राष्ट्रवादी बन ही नहीं सकते। वही यहाँ पे चीज़ है, अगर आप मल्टी डायमेंशनल देंगे तो समझ में आएगा। वो इतना ज़्यादा गलत तरीके से नहीं, बेसिक रिलीजियस एग्जाम्पल देंगे उसको, मतलब सामान्य धार्मिक शिक्षा भी देंगे तो भी वो तटस्थ होकर के चीज़ें समझेगा, निष्पक्ष होकर समझेगा, वस्तुनिष्ठता के साथ समझेगा। एजुकेशन में भी बहुत सारी देंगे। तो ये सारी चीज़ें होगी कि मल्टीपल व्यू देंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से दृष्टिकोण देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए इसको दूसरे तरीके से, भारत में क्यों मुस्लिम ही दंगे होते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को बताएंगे कि इस्लाम धर्म ने ये करवाया, मोहम्मद ये ने करवाया, तो ऐसे अपने नाम देंगे तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल से समझिए इसको। किसी को अगर कोई छोटा बच्चा देख रहा हो तो उसको यही लगेगा हर दाढ़ी वाला आतंकवादी होता है। ऐसा क्यों लगेगा, इसका रीज़न यही है कि हमारे जो पड़ोस में हैं वो कौन से हैं, टेररिस्ट, मतलब टेररिस्ट कहना गलत है, पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी, वो किसी न किसी तरीके से ऐसे ही करता है। और क्या मतलब प्रूफ है कि हर टेररिस्ट मतलब एक रिलीजियस से ही धर्म से संबंध रखता है। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये हावी हो गया ना, हमने चश्मा पहन रखा है एक ही धर्म को आतंकवादी समझने का, तो भी तो ये परेशानी हो जाता है। आप किसी को रिप्रेजेंट करिए तो मल्टीपल व्यू रखिए कि ये हो सकता है कि हमारे वहाँ अल्पसंख्यक हैं इसीलिए उनको मतलब टारगेट कर करके ऐसे एक्टिंग किया जाता है कि उनके द्वारा ही आतंकवाद किया गया है। अब मल्टीपल व्यू रखेंगे तो क्या होगा, वो तटस्थ होकर के समझेगा, चीज़ों को सही तरीके से निर्णय देगा, उसको कोई आसानी से बरगला नहीं पाएगा। अब डिफरेंट व्यू देंगे, पर्सपेक्टिव देंगे अलग अलग, तो समझ में आएगा। इससे क्या होगा, उसके अंदर थिंकिंग विकसित होगी, डिसीजन सही लेगा। डिबेट करेंगे आप, डिबेट मतलब यही हुआ ना कि आप बताएंगे कि भारत में किसान आंदोलन क्यों हो रहे हैं, तो बताएंगे ना ये चीज़ें, तो डिबेट करेंगे इस पर, पक्ष और विपक्ष, सरकार के पक्ष क्या है और किसान के पक्ष क्या है, किसान क्यों इतना परेशान है, क्यों ऐसा कर रहा है, भारत में आज भी किसानों की स्थिति इतनी बदतर क्यों है। अब इन सारे पर डिबेट करेंगे तो एक बढ़िया उसके अंदर निर्णय आएगा, वो सही तरीके से सोच पाएगा, निष्पक्ष होकर समझ पाएगा और कभी भी वो बायस्ड होकर नहीं सोचेगा। बायस्ड मतलब ये समझिए किसी तरह झुक के नहीं देखेगा। अगर मान लीजिएगा आप किसान हैं, आप केवल किसान की ही समस्या उसको बताएंगे तो क्या करेगा वो तो बस आप ही का सत्य मानेगा ना, वो मानेगा किसान आंदोलन किसानों की ही मजबूरी थी इसलिए किसानों ने आंदोलन किया। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा सरकार का भी पक्ष रखेंगे कि सरकार क्या इरादा रख रही है, क्या सरकार क्या प्लान कर रही है, सरकार फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना चाहती है, प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट प्लेयर उनको इन्वॉल्व करना चाहती है देश की मतलब कृषि व्यवस्था को इम्प्रूव करने में, तो इसीलिए सरकार ने ये कानून लाया। आप ऐसे बताएंगे तब तो समझ में आएगा। अब लिटरेचर, फिल्म, ड्रामा, इन सब का भी एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में पढ़ी हैं या बहुत सारे लिटरेचर पढ़े हुए हैं जो मल्टीपल व्यू देते हैं, एक तरह का व्यू नहीं रखते हैं, आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आप लास्ट में आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप उसका सही कंक्लूजन निकाल लीजिए। ये क्यों देते हैं ऐसा। इस तरीके से आप किसी के विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उसके जो वो है तटस्थता, इंटीग्रिटी, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और नॉन पार्टनरशिप, ये विकसित करवा सकते हैं। कुछ और भी एग्जांपल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मेंशन करें उसको, ताकि हमें भी कुछ पता चले और आप भी उसको शेयर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें थी। आप कुछ और भी व्यू होंगे, बहुत सारे हैं आपके अंदर भी पता होगा आपको भी, तो वो चीज़ें जरूर बताइएगा कि क्या क्या व्यू हैं जिनके द्वारा इनको विकसित किया जा सकता है एक व्यक्ति के अंतर्गत। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।